बढ़ने वाला है, तो उसी के ऊपर था, और किस प्रकार के चेंजेस आने वाले हैं वर्ल्ड वाइड। तो और लोकली जितना भी एक्सपीरियंस रहा गल्फ का, पहले बहरीन का विजिट था, उसके बाद यूएई का था। और आप जानते ही हैं कि यूएई में COP 28 जो पूरा क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ, जो हाँ MBZ ने होस्ट किया था, और प्रधानमंत्री जी भी थे वहां पर। और अभी जो हम देख रहे हैं जिस प्रकार से सदगुरु जी भी वहां पे है, तो एक पूरा रिवॉल्यूशन वहां पे बिगिन हो चुका है लोकली, अगर आप बात करें। क्योंकि दुबई तो आप जानते ही होंगे कि बहुत ज्यादा डायस्पोरा का वहां पे है ही हम्म, प्रेजेंस। और क्योंकि हमें लोगों को बताना है कि बिलीफ सिस्टम्स और साइंस ऑफ सीकिंग में क्या फर्क है, तो जब आप लॉजिकली समझाते हो लोगों को कि भाई आपकी पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर आप कमांडमेंट्स वाली सिस्टम, बिलीफ सिस्टम्स पे जाते हो, तो ओवरऑल क्लियर है कि आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ में आउटपुट आना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसका। तो बिल्कुल। जियो इकोनॉमिक्स में जब हम समझाते हैं कि भारत और बाकी के विश्व में क्या फर्क है, तो ये वही धर्म और रिलीजन वाला जो बेसिक सेंस है उसी का डिफरेंस है। जहां पे आप देखते हो कि वो बोलते हैं कि यू आर द बॉडी एंड सोल इज जस्ट अ व्हीकल, मतलब एक ही लाइफ है आपकी, ये बाकी का विश्व बताता है। और भारत बोलता है कि यू आर द सोल, बॉडी इज जस्ट अ व्हीकल। ठीक। तो ये जो फंडामेंटल थियोरी का डिफरेंस है, उसी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। जहां पे क्योंकि आपको वन लाइफ में आप बिलीव करते हो, तो फिर आपको सब कुछ इसी लाइफ में कंज्यूम करना है, इसी लाइफ में टेक ओवर करना है, इसी लाइफ में जीतना है आपको। ठीक। और भारतीयों को तो कोई हड़बड़ी पड़ी नहीं है, बिकॉज हम तो रिटर्न टिकट लेके वापस आने वाले हैं। तो ये ये जो इकोनॉमिक्स का पूरा बहुत बड़ा डिफरेंस है, जहां पे उनका फोकस रहता है मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। करेक्ट। इसीलिए आप देखते हैं कि एक ग्रुपिज्म की थियोरी बनती है कि रेडी वेल्थ को कैसे टेक ओवर करना है, चाहे आप उसको वॉर इकोनॉमी का शब्द बोलो या मॉब ऑब्जेक्टिव्स बोलो, टेक ओवर, कन्वर्जन। जियोपॉलिटिक्स में भी तो यही है ना कि सामने वाला विलेन है, सामने वाला ग्रुप, और मेरा जो ग्रुप है वो अच्छा वाला ग्रुप है, तो आसुरिक सब नेशंस को कन्वर्ट कन्वर्ट करके मेरे ग्रुप में मैं लेके आ जाऊं। लेके आ जाओ। यही अभी तक यही अब्राहमिक थॉट प्रोसेस फेथ रहा फेथ बेस्ड जियोपॉलिटिक्स का। कॉलोनाइजेशन। यस। जी। तो जहां पे हमको बताया जाता है कि अगर आप S-400 रशिया से लोगे तो हम आपको सैंक्शन करेंगे। ये बात अलग है कि इस गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी इस पर रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं समझा। ये बात करेक्ट। अलग है। तो तो ये जो है एक पूरा चर्न है जहां पे बाकी के विश्व को समझ में आ रहा है कि ये जो पुरानी मान्यताएं हैं उस प्रकार से अब विश्व नहीं चल सकता। और ये जो डंबिंग डाउन का प्रोसेस है एब्राहमिक थॉट प्रोसेस में, कि आप इंटरनली तो कुछ क्वेश्चनिंग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो बुक में लिखा है और वही आप फॉलो कर रहे हो तो सही ही होगा, राइट। तो आपके साथ जो भी गलत होता है, आप बोलते हो नॉन बिलीवर की वजह से है। ठीक। जस्ट होल्ड ऑन। नहीं, बहुत एसेंशियल डिफरेंस आप बता रहे हैं अंकित शाह जी। और जब कोई ये लोग सोचते हैं कि हम बॉडीज हैं, और जब उनको गाड़ दिया जाता है तो बोलते हैं रेस्ट इन पीस। अरे भाई, जब शरीर को गाड़ेंगे तो वहां पे कीड़े मकोड़े ही खाएंगे ना। तो उधर कहाँ से रेस्ट इन पीस हो गया अगर आप बॉडी थे तो। हाँ। सिंपल सा लॉजिक है। तो रेस्ट ये इन जो ट्रबल, रेस्ट पूरा, इन ट्रबल होना चाहिए। आ रहा है, आ रही जी, थी। तो इसमें क्या है कि आप अपने ग्रुप में तो कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है ही नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं तो कमांडमेंट फॉलो कर रहा हूं तो सब कुछ सही ही होगा। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी फिर खराब होता है, आप बोलते हो नॉन बिलीवर की वजह से है। ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है, और उसी की वजह से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना बड़ा आज डिफरेंस है
कि हर एक शब्द आप चाहे उठा के देख लो, गन को कल्चर के साथ जोड़ दिया, गन कल्चर, वॉर को इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया, वॉर इकोनॉमी। और अभी मैंने जो 2 दिन पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन का आई मीन क्लियर एडमिशन है, वो क्लियर बता रहे हैं कि क्लियर बोल यूक्रेन वॉर से इतना इतना इकोनॉमी हमारा ग्रो हुआ है, 90%। हाँ बोल रहे, एंड दिस शुड कंटिन्यू बोल रहे हैं। तो मतलब आप क्या ही, मतलब हम जो सही एनालिसिस कर रहे थे 1.5 साल से कि बिल्कुल। ये यही चल रहा है, पॉकेटिंग ऑफ यूएस टैक्स पेयर्स मनी। तो We were the पिछले, first people to say that. We were the first people to say that on this यस channel, right there. यस, बाकी सब तो यूक्रेन का कुछ अलग ही एनालिसिस कर रहे कुछ थे, अलग पता नहीं फेक एनालिसिस कर एनालिसिस जो, हाँ बिल्कुल फेक एनालिसिस चल रहा था। तो ये जो पिछले 20-30 साल से जो हमको भारतवासियों को बार बार बताया गया कि पाकिस्तान अमेरिका को उल्लू बना रहा है, कि वॉर ऑन टेरर, भाई साहब पाकिस्तान आर्मी और यूएस की डिफेंस कंपनीज पाकिस्तानी सिटीजन्स और अमेरिकन सिटीजन्स को बेवकूफ बना रहे थे। करेक्ट। तो ये है, तो पूरा पैसे जेब में जा रहे थे सारे डिफेंस वाले, पूरा ठीक पाकिस्तान है। भी उन्हीं का अमेरिकन ऑपरेशन है। तो ये जो जितना भी जियो पॉलिटिक्स का एनालिसिस पूरा जो फेक चलता है, इसको हम यहाँ पे सत्योलॉजी, हमारा जो चैनल का नाम है, दैट डिबंक्स देम। तो ये डिबंकिंग बहुत जरूरी है लोगों को समझना, कि पाकिस्तान अमेरिका को उल्लू नहीं बना रहा था। ये सारा वॉर ऑन टेरर जो चल रहा था, जितने भी वॉर्स हुए, उसमें यूएस टैक्स पेयर्स को उल्लू बनाया जा रहा था, ठीक है। तो क्यों, ब्लिंकन ने बता दिया ना ऑफिशियली कि ये सारे 90% ऑर्डर्स तो हमने जो यूक्रेन के बजट में डाले, वो सारी हमारी कंपनीज को गए, राइट। तो ओपनली दैट इज बोला एन हुआ। एडमिशन, ओपनली एडमिट किया है। तो ये जो एब्राहमिक इकोनॉमिक्स का थॉट प्रोसेस है, जिसमें समझ ही नहीं आता, सिर्फ मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस है, कि किसी देश को बर्बाद कर लिया, उसके जो माइंस है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको लूट लिया। ये इस प्रकार का इकोनॉमिक्स, जिसमें वॉर को जोड़ दिया जाता है इकोनॉमी के साथ, है, गन को जोड़ दिया जाता है कल्चर के साथ, बोलते गन कल्चर, और पेट्रोल को जोड़ दिया जाता है डॉलर के साथ, पेट्रो डॉलर बोलते हैं। तो यही मिडिल ईस्ट जो है, जो फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज, अब उनको समझ में आ रहा है कि इस क्रूड ऑयल के बेस पे तो नहीं इकोनॉमी चल सकती, क्योंकि 15-20 साल का अब स्टॉक बचा है। तो जब ये विजिट किया यूएई और बहरीन, तो आप मानोगे नहीं, आप जब उनसे इंटरेक्शन करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पे एनआरआईज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो विकास होना चाहिए सोचने की शक्ति का, वो शायद अब्राहमिक सोसाइटीज में हुआ ही नहीं है। कोई नहीं है, कभी जो नहीं। मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करके बैठे हैं, ठीक है। तो भारत का जो इकोनॉमिक्स है, जो बोलता है कि मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करो, तो जो संस्कार के साथ ग्रूमिंग होती है मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तभी तो जब ये जितने भी एनआरआईज कंसल्टिंग के लिए आते हैं, तो मेरे को पूछते हैं, भाई मैं भारत आके करूंगा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि वहां की सोसाइटी में तो बहुत कंफर्ट था, क्योंकि आसपास जितने भी अब्राहमिक लोग हैं, उनका तो शायद विकास हो ही नहीं पाया, हो ही नहीं क्योंकि पाया। कमांडमेंट्स की थियोरी ने क्वेश्चनिंग अलाउ ही नहीं किया। तो जब आप दिमाग को क्वेश्चनिंग अलाउ ही नहीं करोगे, तो वो डेवलप कहां से होगा उस हद तक, बिल्कुल। ठीक। और भारत में तो मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ग्रूमिंग पर ही फोकस है, वही पेरेंटिंग और संस्कारिता की बात है। तो ऑब्वियस बात है कि जब एनआरआईज वापस भारत आएंगे, तो ये वाला कंपटीशन तो यहाँ पे झेल ही नहीं पाएंगे, वो सवाल ही नहीं पैदा होता बिल्कुल। कि यहाँ का कंपटीशन वो झेल पाए, राइट। ये जो पूरा जियो इकोनॉमिक्स है, जो धर्म और रिलीजन की वजह से पूरा डाइसेक्ट हो रखा। और अभी सुबह मैं सदगुरु जी का ट्वीट देख रहा था, जो उन्होंने दुबई में स्पीच दी, वर्ड टू वर्ड मैच हो रहा है, जो मैंने ऑलरेडी जयपुर डायलॉग समिट में बोल दिया था, बोल दिया था। राइट। तो यही है कि जितना आप उनको अवेकन कर पाओ,
और सही इकोनॉमिक्स रास्ते पे लेके आते हैं हम, तो उतना वर्ल्ड ज्यादा पीसफुल होगा। तो जब आप मानेंगे नहीं, जब मैं यूएई में मैंने विजिट किया, आपको बिल्कुल इस्लामिक सा नहीं लगेगा। वहां पे कोई लाउड स्पीकर में आवाज नहीं गूंज रही, कोई रास्ते पे बैठ नहीं गया प्रोटेस्ट के लिए, ना कोई चिल्लम चिल्ली है, रायट्स है, कुछ भी नहीं है। मतलब डर है वहाँ पे, डर है, रेडिकलिज्म लॉ का है, डर आपको, है वहाँ पे। नहीं, हम लोग हाँ, ज़्यादा टॉलरेट करते हैं भारत में इन लोगों को, सबको। तो रेडिकलिज्म का कोई ट्रेस ही नहीं है वहां पे, बिल्कुल भी। या कोई सड़क पे नमाज पढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है वैसा। तो मुझे मुझे जो समझ में आता है कि पूरे गल्फ रीजन में से यूएई एक ही है जो एक फोर्ट्रेस बन सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए, एक सेंटर बन सकता है जहां पे ह्यूमैनिटी को समझ में आए कि बिलीफ सिस्टम्स और साइंस ऑफ सीकिंग में क्या अंतर है, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड में क्या अंतर है, और ब्लाइंड कमांडमेंट्स में क्या अंतर है, क्या अंतर है गॉड फियरिंग वाली लाइफ में, क्या अंतर है कर्म फियरिंग वाली लाइफ में, कितना बड़ा अंतर है, बहुत और सारे। उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो मुझे लगता है कि जो अल मखतूम फैमिली भी है जो दुबई की, वो लीड करेगी ये प्रोसेस बिल्कुल भी। और जो हमने जो प्रेडिक्शंस आप जानते ही हैं मैंने गल्फ के लिए क्या दे रखे हैं, तो और कोई चारा भी नहीं है आदित्य जी, क्योंकि क्रूड ऑयल का आधा स्टॉक रेडिकलाइजेशन में बर्बाद कर दिया इन्होंने 30-40 साल। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप रेडिकलाइज करा, और मिडिल ईस्ट। तो अब जाके उनको समझ में आ रहा है कि ये तो खाली मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करके ये हालत हो रखी है। 15-20 साल तो अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ऊंट पे चले जाएंगे वापस। तो ये इट्स नॉट फिजिबल, राइट, इट इज नॉट फिजिबल। और बिल्कुल वैसे वेस्ट को भी समझ में आ रहा है, यूएस इकोनॉमी को, कि जब ये प्रिंटिंग मशीन बंद हो जाएगा, जिसका ऑलरेडी फॉर्मली डेडलाइन वो बता ही रहे हैं कि अनलिमिटेड डेट डील जो है वो 2025 तक की ही है, राइट। करेक्ट। तो जितना पैसा छपना है 2025 तक छपना है। और किसी और को तो क्या ही आप ब्लेम कर लोगे जब आपने कोविड में रेकलेस प्रिंटिंग करके खुद की करेंसी बर्बाद कर रखी, बर्बाद कर रखी। राइट। किसी और ने तो नहीं करा। तो मुझे लगता है कि यूएस इकोनॉमी को भी समझ में आ रहा है, और उसी के चलते चाहे आप क्लाइमेट का रीजन दे दो, क्योंकि क्लाइमेट का रीजन भी तो वाजबी है ना, क्योंकि बिल्कुल। आपने उस हाइपर लेवल पर कंज्यूमरिज्म किया है, उस हाइपर लेवल का पोल्यूशन किया है, तो अब क्लाइमेट का बहाना दोगे आप, राइट। बहाना जो भी देना है आपको, डी डॉलराइजेशन को जो नाम देना है दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फैक्ट यही है। तो अल्टीमेटली आई विल नॉट बी सरप्राइज। मतलब हम तो जानते ही हैं कि जब यूएस एम्बेसडर एरिक गारसेटी जब मेट्रो में फोटो खिंचवा रहे थे, मैंने तभी बता दिया था शो पे कि ये तैयारी कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल। अमेरिकन के लिए। कितना लॉन्च तो हो गया, 3 ट्रेनें लॉन्च हो गई अभी 2 महीने में। जी जी, करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये अब लाइफस्टाइल तो पॉसिबल ही नहीं है अब। परसों अब तो बाइडेन ये ने आके लाइफस्टाइल अनाउंस पॉसिबल किया, नहीं परसों बाइडेन ने आके अनाउंस किया एलए टू लास वेगास की ट्रेन, और $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट। है। मैंने कहा $3 बिलियन तो इंडिया में हर महीने होता है आजकल। और, और भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन एज कम्पेयर टू यूएस के 10 गुना ज्यादा इस समय चल रहा है, विच इज ए रिकॉर्ड। और आपकी प्रेडिक्शन एक और भी सही होने जा रही है कि जितने शिप के ऊपर बैठे हुए थे, केविन मैकार्थी ने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, तो जी अब जी। जीओपी को छोड़ रहे हैं। तो ये क्या बदल रहा है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्या बदल रहा है, व्हाट यू सी? देखिए मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़े ऐसे सिग्नल्स तो दिख रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और जो विवेक रामास्वामी है, शायद उन दोनों के बीच कुछ इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो तो अब जब इलेक्शन आएगा तभी पता लगेगा हमें कि क्या कुछ बंटवारा हुआ है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेचर के लिए दोनों के बीच, या ऐसा हुआ है या नहीं है हुआ है, वो हमें लास्ट में पता लगेगा। पर ये बात तो तय है कि जब आपने जो हार्वर्ड पेन और ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की जो होशियारी मारते थे हैं, जब इनके हेड्स, जब कांग्रेस में वो जो हियरिंग के अंदर हंस हंस के एंटी इजराइल वोकिज्म का प्रकटीकरण कर रहे थे,
पकड़े जा चुके हैं कि इन्होंने कितना बर्बाद कर दिया है एजुकेशन का सिस्टम और कैंपस। तो बहुत क्लियर है कि जो हमने प्रेडिक्शन दे रखा है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग पूरा फ्लिप हो जाने वाला है बाय द एंड ऑफ डिकेड, तो ये अभी तो सिग्नल्स आने शुरू हो चुके हैं, राइट। तो ये पब्लिक में हर जगह हर कोई देख रहा है ना कि ये आईवी लीग की ये दशा कर रखी इन्होंने। और दूसरा आप देख ही रहे हैं कि जैसे पूरा गल्फ जो है उन्होंने तय कर लिया कि हम तो जाएंगे भाई कॉमन टूरिस्ट वीजा के लिए, और डोंट बी सरप्राइज के सबसे पहले भारतीयों के लिए ओपन हो जाएगा पूरा गल्फ। तो जो मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट डिकेड में भारत के अलावा तो और कोई टूरिस्ट होंगे कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को होंगे नहीं। सेविंग समझ कहाँ आती है, बाकी सिविलाइजेशन को तो सेविंग समझ नहीं आती। तो और परचेसिंग पावर हम पर जाने वाला है हमारा। तो ये जो है कि पूरे गल्फ का एक कॉमन टूरिस्ट वीजा होगा, और उस तरफ आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में एक के बाद एक, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सबके सब, श्रीलंका, ये सब के सब बोल रहे हैं कि फ्री ट्रैवल, वीजा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियंस। तो हम जो बता रहे थे, और फिर एग्जैक्ट वो हुआ है जो हमने बात की थी इस चैनल पे बिल्कुल। कि मंदिर इकोसिस्टम। तो वहां से वीडियोस आ रहे हैं लोकल गाइड्स के, जिनको पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मंदिर कहाँ है। अपना न्यू जर्सी में भी तो स्वामीनारायण के मंदिर का भी वीडियोस आ रहा है। जी मैक्सिकन जा रहे हैं बिल्कुल, न्यू जर्सी में मंदिर देखने के लिए। जी जी बिल्कुल। तो ये जितने भी प्रेडिक्शंस दिए हैं सबके सब सटीक बैठने वाले हैं। और जो हमने बताया कि मंदिर इकोसिस्टम पूरा अयोध्या जो होगा वो सेंट्रल नोड होगा, और सीमलेस कनेक्टिविटी होगी फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू लाओस, कंबोडिया। तो वो प्रेडिक्शन सही होने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, दूसरा आप देख रहे हैं बड़े बड़े चेंजेस, बीबीसी के नए चेयरमैन आए हैं, सम शाह। बता रहे ही वॉज अ जैन बट देन कन्वर्टेड टू मुस्लिम टू मैरी, समथिंग लाइक दैट। बट ये तो तय है कि जो हमने बताया है कि फ्रॉम अ वाइट टू अ एनआरआई एंड देन टू अ रेजिडेंट भारतीय बाय 2030। तो जितनी जितनी वेस्टर्न कंपनीज जिन्होंने सरवाइव करना है उनके लिए तो ये क्लियर पाथवे है, दिस इज द पाथवे। और जितने भी हमने बैंकिंग का तो बताया ही था, आप जानते ही एक के बाद एक न्यूज आ रहा है सारी बैंक से ले ऑफ्स के वेस्ट में। तो बहुत क्लियर है कि डी डॉलराइजेशन का पूरा ये जो चर्न है इस डिकेड का, इससे मैसिव मैसिव इम्पैक्ट आने वाला है। अब यहाँ पे भारत में दो प्रकार की चर्चाएं चल रही है। एक जो है जो बात करते हैं कि मंदिर को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री होना चाहिए। तो इस पर आज मैंने सुबह भी ट्वीट किया कि ये इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। क्योंकि मंदिर इकोसिस्टम को सबसे पहले तो हमारे कुछ ऐसे है सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो बता रहे हैं कि भाई, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बोलते हैं कि भाई धर्म में से ना वर्ण, जाति और कुल को माइनस कर दो, क्योंकि इनको उनको बड़ा फैशन समझ में आता है कि मैं तो सिक्युलर हो गया ऐसी बातें करके। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एक एक व्हील पे गाड़ी चलाओगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सारा पैरेलल जाएगा, धर्म, जाति, वर्ण और कुल, और इन चारों को कास्टिज्म के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दिस इज ऑल नरेटिव। ठीक। तो आप जो आपके मंदिर के ट्रेडिशंस हैं, पद्धतियां हैं, उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। तो ये कोई इतना आसान नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि भाई कल से सारे आउट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल तो हो जाएगा इजीली, ऐसा नहीं है। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड मेथड देना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको मैप करना पड़ेगा कि कितनी डाइवर्सिटी है, और उस हिसाब से। और क्योंकि जब एंशंट भारत में जब मंदिर इकोसिस्टम जैसे चल रहा था, तो उसमें राजा का लैंड ग्रांट्स आता था, एग्रीकल्चर ग्रांट्स आता था, फिर प्रसाद का ग्रांट्स आता था। तो ये जितनी भी फंडिंग होती थी, गुरुकुल का ग्रांट आता था स्टेट से। तो सिर्फ बिसाइड्स, इन एडिशन टू जो पब्लिक दे रहे, ठीक है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं था, ऐसा नहीं है। तो जो लोग इतना आसान समझ रहे हैं, रेटोरिक देते रहते हैं कब करेंगे कब करेंगे, तो इट्स एन इंटीग्रेट प्रोसेस। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसके बहुत ज्यादा सोशल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कैलकुलेट करने पड़ते हैं।
तो पूरे दिन आए दिन आप गवर्नमेंट को गालियां बकते रहते हैं बिना कुछ समझे कि क्या प्रोसेस होना है। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अगर धर्म को समझना इतना इजी होता तो वो अंबेडकर जी जो है और वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो ड्राफ्टिंग कर रही होगी, तो वो रिलीजन के बकेट में डाल ही क्यों देते अगर उनको समझ आता था बिना बिना स्टडी किए। अगर उनको पता चलता कि ये क्या है, कितना डाइवर्स है। तो स्टेट को आपको टाइम देना पड़ेगा और दूसरा आपको ये भी समझना है कि कल को मंदिर इकोसिस्टम का तो जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा रिपरकशन है, जो मतलब पूरे वर्ल्ड को ये सनातन विजडम चाहिए। तो आप इतना छोटा ना सोचें कि अभी के लिए मुझे अभी अभी दे दो और वो हैफेजार्ड आप एग्जीक्यूशन करोगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक। तो आपको समझना पड़ेगा कि कल को मंदिर इराक में बनेगा, कल को मंदिर ईरान में बनेगा, कल को सऊदी अरेबिया में बनेगा, यूएई में बनेगा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, हर जगह मंदिर बनेंगे। तो आप भारत से कोई ऐसा मैसेज नहीं दे सकते कि मैंने इसी छोटे से एक ग्रुप के लिए बना दिया था मंदिर, राइट। तो हैव पेशेंस, गिव गवर्नमेंट सम टाइम। इंटेंट बहुत क्लियर है बिल्कुल। जो लूट मच रही है मंदिर से, जो स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ कर रही है, उसको बिल्कुल रोकना है। और मोदी जी के बिल्कुल ध्यान में है ये बात, ऐसा नहीं है कि उनका इंटेंट नहीं है, पर इसको प्रोसेस लगेगा। इट्स नॉट एन इजी इम्प्लीमेंटेशन थिंग। ये कोई चर्च या मॉस्क नहीं है जो सीधी दीवार खड़ी कर दी और उसका और कोई यूटिलिटी है ही नहीं, कुछ मॉब ऑब्जेक्टिव्स बना के रखे हुए। इट इज नॉट दैट। ठीक। एक तो लॉ हैव कर दें, लॉ पेशेंस ऑन दैट। एक लॉ भी कर सकते हैं कि मंदिर जो आज जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ हिंदू और डिवोटी कम्युनिटी के लिए यूज हो, जो वहां पे चढ़ावा देता है। ऐसा भी कर सकते हैं वो लोग। जी बिल्कुल, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि भाई विजिटिंग राइट्स किसके हैं, हम्म। गर्भगृह के अंदर जो रिचुअल्स हैं उसके राइट्स किसके हैं, और वो स्पेसिफिक मंदिर का ट्रेडिशंस क्या है। ठीक है। और बाहर जो टूरिस्ट या जो विजिटर्स वाली इकोनॉमी होगी, उसका सेफ डिस्टेंस कितना रहेगा मंदिर के कैंपसेस से, ये सब कुछ पूरा डिवाइस करना पड़ेगा। इट्स नॉट एन इजी वन। तो आपको फिर गुरुकुल्स देने हैं उस कैंपस में, उस गुरुकुल्स को फंडिंग लगनी है। तो हैव पेशेंस। पूरा एक मंदिर इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल चार्ट बनेगा और उस हिसाब से लेट गवर्नमेंट हैव सम टाइम ऑन स्टडिंग द डाइवर्सिटी। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरा तो आप जानते ही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का तो बहुत गड़बड़ी है। मैंने अभी सुबह ही एक लिखा था कि हमारे नहीं, सबके कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, सबकी गलत है, एक करेक्ट। आध या दो नहीं। इसका रीजन ये है कि जब आप कुछ कुछ डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट उठाते हो फॉरेन कंट्री से, बिना ये सोचे समझे कि फॉरेन कंट्री में डेमोक्रेसी का फॉर्मेट कैसे बिठाया गया था, उसके हालात बिना सोचे समझे अगर आप वो कॉपी पेस्ट करोगे वो डॉक्यूमेंट, तो आपको इसी प्रकार की गड़बड़ियां होंगी जो यहाँ पे हुई है और हर बिल्कुल। जगह हुई। ठीक। तो सबसे पहले तो लोगों को ये समझना है, जितने भी व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं, ध्यान से सुने इस बात को, कि गवर्नमेंट कभी भी आपको कोई राइट्स नहीं दे सकता। नहीं समझ में आ रहा है, मैं वापस सुनाता हूं। गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियरी, पुलिस, ठीक है, ये चार में से एक भी आपको कोई राइट्स नहीं दे सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग का बेस बना है कि ये फंडामेंटल राइट्स है, ये एक्स्ट्रा राइट्स है, इसको ये राइट मिलेगा, पहले आप इसका एप्लीकेशन पहले आप समझ लो कि क्या होता है। ठीक। एप्लीकेशन ये है कि सपोज मेरा राइट है राइट टू वोट, मेरे को मिल गया राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया है। ठीक है। अब मैं जा रहा हूं वोट देने, मैं गया वोट देने, रास्ते में एक मॉब आके खड़ा हो गया, बोल रहा है नहीं करने देंगे आपको वोट। समझ में आ रहा है? अब क्या रोल है? अब मैं जाके पुलिस में कंप्लेन करूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियरी, गवर्नमेंट और पुलिस, ये मुझे लीगल सुनवाई दे सकते हैं। मेरी राइट इंजर हो जाने के बाद, मेरी राइट छीन जाने के बाद, ये लोग मुझे राइट दे नहीं सकते।
मैं वापस रिपीट करता हूं, जिनको नहीं समझ में आया कि क्यों सारे के सारे कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। क्योंकि अगर आप राइट्स बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कभी भी। और पूरे दिन चिल्लम चिल्ली है ये सारे एनालिस्ट जितने भी है, आदित्य जी मेरे को ये राइट दे दो, उसको वो राइट दे दो। अरे भाई साहब, कोई राइट दे ही नहीं सकता। राइट टू वोट, वापस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, महुआ मेरा मित्रा राइट को भी टू तो राइट वोट दे लिखा दिया ना। हुआ है। महुआ मित्रा को भी राइट दिया ना, बाहर जाके बोलो, अंदर नहीं। हाँ हाँ, वापस वापस मैं समझा रहा हूं, मेरा राइट टू वोट है, मैं वोट करने गया, बीच में एक मॉब आ गया, उसने मुझे रोक दिया। अब मेरे को सुनवाई मिलेगी कंप्लेन करने के बाद, वो भी कंप्लेन करने के बाद, ठीक। सुनवाई होने के बाद उस दिन का तो मेरा वोटिंग का राइट गया, आप समझ लो। अब मेरी सुनवाई होने के बाद जब उसका सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ये वो यहाँ पूरा प्रोसेस होने के बाद कितनी मैंने फीस भरी है, कितना अच्छा मेरा लॉयर है, क्या मैंने एविडेंस पेश किए, वो कितने इफेक्टिव है, कितने कागज रखे, वो सब पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद कहीं से वर्डिक्ट आएगा, वो लोकल पुलिस को डायरेक्शन देते हुए कि भाई नेक्स्ट ईयर जरा ध्यान रखना, जब ये बंदा जा रहा है वोट करने को तो सिक्योरिटी जरा संभाल लेना। ये होना है। करेक्ट। समझ आई बात? तो गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस और जुडिशियरी आपको जस्टिस दे सकती है, कंपनसेशन दे सकती है, आपको राइट नहीं दे सकती। पहले तो आपका राइट जो है वो छीन जाने के बाद आप कंप्लेन करोगे ना, ठीक। तो आपका राइट कौन देगा आपको? ये कोई नेचुरल क्वेश्चन है। अगर ये लोग नहीं दे पाएंगे तो कौन दे रहा है मुझे राइट? तो मैं वापस समझा रहा हूं, आपका राइट्स अगर कोई एंश्योर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ और कम्युनिटी की स्ट्रेंथ। वापस रिपीट कर रहा हूं, समझ लो। अगर आपका राइट्स कोई एंश्योर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली की स्ट्रेंथ यानी बर्थ रेट्स और आपका कम्युनिटी का स्ट्रेंथ, मतलब आपका सोशल कॉन्ग्रीगेशन कितना स्ट्रांग है, ठीक। अब भारतीयों के पास तो एक मेगा इक्विपमेंट था जिसको बोलते हैं मंदिर, जो सोशल कॉन्ग्रीगेशन का सोर्स था। वही बैंक था, वही गुरुकुल था एजुकेशन फॉर्मेट के लिए, वही सोशल हेल्थ सारे केयर, सेलिब्रेशंस के लिए था, हेल्थ केयर, फूड, ठीक। वही, और सोशल वही सर्विसेज। बैंकिंग था, बैंकिंग भी वही था, और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी वही था, बिजनेस का हब। तो ये जो बार बार आदित्य जी क्रिटिसिज्म आता है, ये जो लुटियंस वाले एक्सपर्ट्स बार बार बोलते हैं, ओहो वेस्ट ने सब सब तुमको इंस्टीट्यूशन बना के दिए, तुम्हारा तो कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। भाई साहब, हमारा इंस्टीट्यूशन आप सबसे बढ़िया था मंदिर, बिल्कुल। हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं था। आप क्या बात कर रहे हो? कोई भूखा 1800 नहीं साल था, से सब पढ़े लिखे थे। है, कोई भूखा नहीं था, सब पढ़े 1800 लिखे थे, ईयर्स से, हेल्दी थे। 1800 साल से अगर मैं 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी दे रहा हूं, आप मेरे को बोलते हो मेरा इंस्टीट्यूशन नहीं था? क्या वाहियात बातें करते हो आप। तो ये जो है, इसीलिए लोगों को समझना है कि हड़बड़ी नहीं करना है, मंदिर इकोसिस्टम को डेवलप करने में एक प्रोसेस लगेगा, हाउ पेशेंस। अब ये जो बेवकूफी है जिस पर सारे कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स को बेस किया गया, राइट्स बेस्ड सोसाइटी के लिए, बिना ये समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट्स दे ही नहीं सकता है, ना गवर्नमेंट दे सकती, ना पुलिस दे सकते, ना जुडिशियरी। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका फैमिली का बर्थ रेट्स और कम्युनिटी का स्ट्रेंथ, ये राइट्स एंश्योर करा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वापस समझ लो।